जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो हिस्ट्री से रिलेटेड चल रही है। इतिहास पर हम इतिहास के जो कुछ खंड हैं उन पर हम विषयवार या खंडवार चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि इतिहास को कैसे समझें, इतिहास में कैसे एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। ये जो लेक्चर है, कई लोगों ने हमसे विशेषकर बोला कि सर हड़प्पा सभ्यता पर वीडियो बनाइए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा ही शानदार टॉपिक है। ये हड़प्पा सभ्यता अपने आप में बहुत सरल टॉपिक है और अपने आप में काफी जटिल भी है। अधिकतर जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं सारे के सारे बहुत ही परेशान रहते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक को एक तो ठीक तरीके से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और केवल फैक्ट्स और डेटा के पीछे भागते हैं। आज का जो पूरा का पूरा सेशन रहेगा ये हड़प्पा सभ्यता के प्रति आपकी एक समझ विकसित कराने में सहायक सिद्ध होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय जानेंगे, फिर क्रम से एक एक चीज अपन लोग जानेंगे। फिर उसके बाद इस हड़प्पा सभ्यता को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों कहां कहां थी, कौन पहले आई कौन बाद में आई, और इसमें जो इतिहासकार थे इनकी क्या क्या मत थे। सारी चीजों को क्रम बाई क्रम देखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। तो पहले नंबर तो सामान्य परिचय देखते हैं इसका। देखो, आज से करीब 70 से 75 साल पहले की बात है, जब 70 से 75 साल पहले, जब आपको पता है 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई, वो तो अलग बात है। परंतु यहां पे दो चार चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। 1853 में लाहौर और कराची को जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। उस समय वहां के जो निवासी थे, वहां के जो लोकल लोग थे, तो हो क्या रहा था, उनने देखा यार कि एक जगह से ईंटें निकल रही हैं, विशेष प्रकार की, खासकर टेराकोटा टाइप, मतलब पकी हुई ईंटें निकल रही हैं। पर आपको पता है कि हम लोग भारतीय हैं, पहले पाकिस्तान भी भारत ही था, है ना। तो सब धड़ल्ले से उसका उपयोग कर रहे थे, किसी के दिमाग में कोई बात नहीं गई। तो जिस समय 1853 में लाहौर से कराची को जोड़ने के लिए जिस रेलवे ट्रैक के लिए ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था, वहां के लोगों को किंचित मात्र का आभास नहीं था कि एक विशाल सभ्यता के निशान है। यह ऐसी गौरवमयी सभ्यता है जिसके सामने ना तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कुछ है, ना तो सुमेरियन सभ्यता कुछ है, ना तो वैदिक सभ्यता कुछ है। कोई इसके सामने नहीं टिकता, इतनी शानदार सभ्यता थी। तो 1853 के आसपास ये माना जाता है कि अस्तित्व में आई। उससे पहले भी करीब एक डेट और निकल करके आती है, 1826, है ना। 1826 में पर्टिकुलर हड़प्पा जो आपको ये वर्तमान में पड़ता है पंजाब का, पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब, वहां का एक जिला है, उसका नाम है मांटगोंगरी। तो मांटगोंगरी, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर हड़प्पा में 1826 में चार्ल्स मैंसन ने इस बात की कल्पना करी थी कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ के ध्वंसावशेष हैं, ये किसी ना किसी विशाल सभ्यता के सबूत हैं, किसी गौरवमयी सभ्यता के सबूत हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो हड़प्पा के ध्वंसावशेष है इसकी खोज कब हुई, किसने की? तो याद रखिएगा 1826 में चार्ल्स मैंसन के द्वारा। जब इतनी बात हो गई, अब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई, अस्तित्व में आ गई, उस समय
जिस समय रेलवे ट्रैक का निर्माण काम हो रहा था उस समय हमारे यहाँ के जो अभियंता थे या कह सकते हैं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, वो थे उस समय जॉर्ज अलेक्जेंडर कनिंघम थे उस समय। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जब खोज हुई 1921 में, हड़प्पा की जब खुदाई हुई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, उस समय थे, है ना, उस समय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे उस समय जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल की देखरेख में उसकी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा उसकी खोज की गई। ठीक है, तो ये तो जनरली चीज जो आपको पता होगी। अब अपन लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। अपन लोग पहले तो हम इसका भौगोलिक विस्तार देखने का प्रयास करेंगे। जब तक कि इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन देखते हैं, बगल में ही हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी देख लेंगे। ठीक है ना। चलो देखो, साथ में बनाते चलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि आप ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं तो जनरली आपसे मैप ऐप वगैरह सब अच्छे से आने चाहिए। खैर ठीक है ना। देखो, ये पूरा रीजन रहेगा आपका पाकिस्तान का, ये रीजन रहेगा हमारा इंडिया, और यहाँ पे रहेगा अफगानिस्तान, ये रहेगा ईरान। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा रहेगा ब्लैक सी, काला सागर, यहाँ पे रहेगा हमारा मेडिटेरेनियन सी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे थोड़ा सा, देखो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे ऊपर काला सागर, भूमध्य सागर, और इसके बीचों बीच ये पूरी सभ्यता है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है टाइग्रिस। एक नदी थी इस साइड, इस नदी का नाम है दजला फरात। ठीक है ना, ये दोनों रिवर्स हैं। ठीक है ना, इन्हीं के बीचों बीच में बसा हुआ है, या इन्हीं के बीचों बीच में जो सभ्यता पनपी, इसे नाम दे दिया गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या नाम दे दिया गया? मेसोपोटामिया की सभ्यता। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है ना। अब यहां पे ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन पाकिस्तान और इंडिया, ये पूरा बीचों बीच का, या कह सकते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर भारत में जो सभ्यता का निर्माण हुआ उसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना। अब समझ गए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता इधर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोनों में बहुत अंतर है। जब हम लोग एक अलग से इसके बारे में टॉपिक पढ़ेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो उससे किस प्रकार भिन्न है, तो उसमें सारी की सारी चीजें स्पष्ट करेंगे, है ना। बहुत सारा अंतर था, वहां की कृषि, व्यापार, नगरीकरण, ईंटें, जितनी भी चीजें हैं वहां पे, हर चीज में अंतर आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं आप लोग कहां पहुंच गए थे अपन लोग? ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने अभी आपको केवल बताया है सामान्य परिचय। अब एक टॉपिक आते हैं अपन लोग भौगोलिक स्थिति पर। ठीक है, जो भी बीच बीच में हम इंपॉर्टेंट चीज लिखवाते हैं या बोर्ड में बनाते हैं, वो नोटबुक लेकर के बैठे, आराम से वीडियो को पॉज करें और फिर आराम से नोट करें उस चीज को। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखेंगे आप यहां पर जो भौगोलिक स्थिति है ये बेसिकली सिंधु नदी के आसपास, या जो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र था
उसी के आसपास व्याप्त थी, इस कारण इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। और जो हड़प्पा नाम दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो सबसे पहले जो स्थल की खोज हुई थी वो हुई थी हड़प्पा की, इसलिए कई विद्वान इसे या कई इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम देते हैं। क्लियर। तो हम आते हैं अपना टॉपिक पर, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में आपको पता होगा कि यह पाकिस्तान और भारत दोनों के कुछ क्षेत्रों पर फैली हुई है, ठीक है ना, या कह सकते हैं भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में फैली हुई है। अब पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पाकिस्तान का एक प्रांत आता है सिंध, एक प्रांत है पंजाब और एक है बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं पाकिस्तान में, वो केवल 3 राज्यों से ही मिले हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। वहीं भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, ठीक है ना। राजस्थान के पश्चिम में यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे बोलते हैं। गुजरात के बाद यहाँ पे आएंगे आप लोग महाराष्ट्र। तो इन राज्यों में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अभी तक हमें इन क्षेत्रों से कुल 2800 स्थल प्राप्त हो चुके हैं। 2800 स्थल, 2800 स्थल में 7 स्थल कैसे हैं? 7 स्थल हैं परिपक्व। परिपक्व मतलब मेच्योर, मतलब वहां से कई प्रकार के सामान मिले हैं या नगर होने के प्रमाण मिले हैं कि ये सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के दौरान या हड़प्पा सभ्यता के दौरान ये एक नगर थे, इसलिए इन्हें नगर की संज्ञा दी गई है, परिपक्व नगर भी कहा गया है। तो ये 7 परिपक्व नगर हमको प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे भौगोलिक स्थिति के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है कालक्रम, कि भाई इसका कालक्रम क्या होगा। तो प्रारंभ में जॉन मार्शल द्वारा इसका कालक्रम जो था वो करीब बताया गया था 3250 से लेके 2750 के बीच, ठीक है ना। तो इसका जो प्रारंभ में कालक्रम बताया गया था वो बताया गया था 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व के बीच। परंतु बाद में क्या हुआ, बाद में आपको पता होगा कि C14 टेक्निक अस्तित्व में आ गई। जब C14 टेक्निक अस्तित्व में आ गई, कार्बन 14 पद्धति अस्तित्व में आ गई, तो इससे इसका जो कालक्रम था वो डिसाइड किया गया 2250 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच, ये इसका पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया। अब कार्बन डेटिंग विधि ये होती है, चट्टानों, उसमें क्या किया जाता है, उसमें चट्टानों को बेसिकली चट्टानों के माध्यम से उसको साक्ष्य लिए जाते हैं आर्कियोलॉजिकल मेथड के जरिए से, और उस चट्टानों के अध्ययन से पता लगाया जाता है कि ये चट्टान कितनी पुरानी है, उसके बेसिस पर बताया जाता है कि इसकी उम्र क्या है। तो उसी बेस पर बताया गया था इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की जो एज है वो 2250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में है। क्लियर, इतनी बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग कालक्रम के बाद, एक अगला पॉइंट रहेगा नगर योजना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे चर्चा का विषय रही है वो रही है नगर योजना। आपको पता है कि चाहे वो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, चाहे कोई और अन्य सभ्यता हो, ये सारी की सारी ग्रामीण सभ्यताएं थी, परंतु जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी ये हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। जब नगरीय सभ्यता थी या नगरों का होना इसकी प्रमुख विशेषता थी, तो यहां पर इस बात का जिक्र करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो उसी के अंतर्गत एक पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, नगर योजना प्रणाली। आखिर नगर कैसे होते थे, ठीक है ना। तो नगर योजना प्रणाली यहां की अद्भुत थी, सबसे अलग थी, है ना। कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे, जैसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं,
ठीक है ना। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर होते थे, है ना, एक तो जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास कि एक राजा वर्ग होता था। वैसे राजा वर्ग कहना उपयुक्त नहीं है हड़प्पा सभ्यता के केस में, क्योंकि वहां पे पुरोहित वर्ग का ज्यादा प्रभुत्व था, ऐसा मानना है। तो एक तो मुख्य नगर होता था, जिसे बोलते थे दुर्ग नगर, है ना, या नगर का टीला बोलते थे, दुर्ग नगर की संज्ञा दी जाती थी। तो एक तो मुख्य नगर हो गया। इस मुख्य नगर में क्या होता था, इस मुख्य नगर में मुख्य रूप से पुरोहित वर्ग का निवास था, या कह सकते हैं शासक वर्ग का निवास था। एक था शहर के बाहर, है ना, इसी मुख्य नगर के बाहर भी कुछ बस्तियां थी जो सामान्यतः पक्की ईंटों की बनी हुई थी, है ना। इन्हें बोला जाता था सामान्य शहर। क्या बोला जाता था, सामान्य शहर। तो इन सामान्य शहर में आम लोग रहते थे। नगर नियोजन इतना शानदार था कि एक तो पक्के घर थे, जैसे मान के चलो ऐसे एकदम कतार में, या कह सकते हैं जाल में, एक ग्रिड में पूरे उनके मकान बने होते थे। उनकी जो सड़कें होती थी घरों की, वो एकदम समकोण पर एक दूसरे को काटती होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती होती थी, इतनी शानदार बने हुए थे। बढ़िया घर के बाहर दरवाजे से नीचे से पक्की नालियां बनाई हुई थी उन लोगों ने। और नालियां ऐसी वैसी नालियां नहीं, बाकायदा सिल्ली से और मोरियों से वो ढकी भी होती थी। बाकायदा नियमित उनकी सफाई भी की जाती थी। एक हमारे यहां देख लो अभी, है ना, एक भारत में देख लो, चले जाओ कोई आम शहर, फिर देखते हैं किस प्रकार से सफाई का कवाड़ा किया हुआ है एमसीडी ने, नगर पालिका ने, नगर निगम ने, सबने। खैर वो बात अलग है, उस सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी है। खैर आगे देखते हैं। तो इनके जो नगर होते थे, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, या जो नगर में जितने भी घर होते थे, वो एक ग्रिड या जाल में स्थित होते थे। इनकी सड़कें समकोण पर काटती थी, पक्की नालियां बनी हुई थी जो सिल्ली और मोरी से ढकी हुई थी। और सबसे शानदार बात, इनके घरों में, प्रत्येक घर में कुआं होता था, कुएं से ही पानी निकाला जाता था। खैर नगर नियोजन के क्रम में एक दो बहुत महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से हमें दो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए थे। एक तो नाम है उसका, एक को बोलते हैं हम सार्वजनिक स्थल, और एक को बोलते हैं हम, ठीक है ना, मुख्य स्थल। ठीक है ना। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन था, तो आपका आंसर होगा स्नानागार, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, स्नानागार। और एक मुख्य स्थल पढ़ेंगे हम लोग, अन्नागार, है ना। एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ वहां से। अब स्नानागार में क्या है, स्नानागार जो घर से प्राप्त हुआ है वो बेसिकली, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके विषय में माना जाता है जो स्नानागार है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसकी जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बनी हुई है, पक्की ईंटों से उसको कवर किया गया है। इस स्नानागार में नीचे तक उतरने के लिए दोनों साइड क्या बनाई गई हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं। संभवतः उसकी बनावट देखकर हमें लगता है कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, स्नान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। जब कोई महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होता होगा तो उस समय जो स्नान की विधि होती होगी वो यहीं करवाई जाती रही होगी। इसे देखकर तो यही लगता है ना। क्लियर। तो इसकी गहराई भी मिल जाएगी आपको 2.43, है ना, लिख देते हैं 2.43 मीटर ये गहरा है, ठीक है ना। 11.43 मीटर ये चौड़ा है और 7.01 मीटर
लंबा है, ठीक है ना, ये उसकी टोटल मेजरमेंट है। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। इसके बाद आता है हमारा मुख्य स्थल। जो मुख्य स्थल है मोहनजोदारो से ये प्राप्त हुआ हमें विशाल अन्नागार। नाम से स्पष्ट है अन्नागार, या इसे अपन लोग क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज में कोठार भी बोल सकते हैं। कोठार होते थे ना पुराने जमाने में, देखेंगे आप लोग गांव में जो बूढ़ी औरतें रहती थी वो अनाज को दाबने के लिए या बरसात में उसे पानी से महफूज रखने के लिए एक बड़े बड़े कोठार बना लेती थी, और उन कोठारों में उस अनाज को, उसमें चावल भी होते थे, गेहूं भी होती थी, उनको उसमें दाब देती थी या उसके अंदर रख देती थी। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक हमें जो हड़प्पा सभ्यता से मुख्य स्थल प्राप्त होता है वो अन्नागार प्राप्त होता है। ये अन्नागार, ठीक है ना, ये अन्नागार सबसे बड़ा जो स्मारक है वो अन्नागार ही है। सबसे बड़ा जो मुख्य स्थल यहां से प्राप्त हुआ है वो अन्नागार प्राप्त हुआ है, और सबसे बड़ा जो पब्लिक प्लेस प्राप्त हुआ है वो हमें स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्लियर? इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो समझ पा रहे हैं यहाँ लोग कितने गजब तरीके से ये लोग अपनी नगर नियोजन प्रणाली को बनाए हुए थे। अब नगर नियोजन के बाद जो हम अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कृषि से रिलेटेड, कि आखिर कृषि कैसी थी यहाँ पे। फिर इन सबको बाद में रिवाइज भी करेंगे। कृषि अभी केवल हम इसकी विशेषताओं पर चल रहे हैं, अभी व्यवस्थाओं पर नहीं चल रहे। अभी जो हमने हड़प्पा सभ्यता को जनरली जानने का प्रयास किया है कि भैया ये सामान्य परिचय में बताया कि कब खोज हुई, कैसे हुई, अचानक से कैसे हो गई। इसके बाद हमने आपको बताया इसकी भौगोलिक स्थिति, भाई कहाँ स्थित है, कौन कौन से स्थल हैं। नगर नियोजन बताया हमने, नगर नियोजन विशेषता थी तो उसके बारे में जिक्र किया। अब कृषि की करेंगे, ठीक है ना। बाद में कृषि के बाद पशुपालन, व्यापार, ये सारी दो दो चार चार जो पॉइंट है इनको डिस्कस करने के बाद फिर हम अपने मेन मुद्दे पर आएंगे। यहाँ की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, साहित्य, ठीक है ना, और शिल्पकारिता, इन सारी चीजों पर आएंगे। फिर उसे वैदिक काल से कनेक्ट करेंगे कि आखिर वैदिक काल में क्या आया और सिंधु घाटी सभ्यता में उससे पहले क्या था। जब इन सारी चीजों को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा देर तक उसे याद रख पाएंगे और अच्छा कंसेप्ट डेवलप होगा। उससे पहले जरूरी है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को पढ़ें, आखिर इसकी पहचान क्यों है ना, यहाँ की खासियत क्या थी। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कृषि का पॉइंट उठाने जा रहे हैं, ठीक है ना। कृषि संभवतः माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में कृषि उतनी डेवलप नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसका रीजन है सिकंदर का जो इतिहासकार है वो उसने लिखा है कि भाई यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान या सिंधु नदी घाटी प्रदेश में 15% ही वर्षा होती थी या 15 सेंटीमीटर ही वर्षा होती थी। जैसे अभी जो एवरेज वर्षा होती है अपने यहाँ वो 112 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उस समय सिंधु घाटी प्रदेश में जो वर्षा थी वो औसत 15 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ 15 सेंटीमीटर में क्या अच्छी खेती की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी अब ऐसी वर्षा कम क्यों होती थी? इसका कारण है क्योंकि जब सभ्यता का विकास हुआ, लोग बाग इधर उधर से भटक भटक कर सब आकर के बसे, या कह सकते हैं पूरे विदेशी आकर के यहाँ पे बसे। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ के वनों को साफ किया, वनों की कटाई, क्या कह सकते हैं पूरी वन संपदा को हानि पहुंची। जब वन संपदा की हानि पहुंची तो पूरा वेदर क्लाइमेट हमारा परिवर्तित हुआ और वर्षा की मात्रा अचानक से धीरे धीरे कम होने लगी। तो अमूमन कृषि यहाँ पे कम थी। परंतु एक कारण ये भी है, आप देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी प्रदेश है ये पूरा का पूरा सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित था या सिंधु नदी के तटवर्ती इलाकों में स्थित था। और सिंधु नदी एक बृहत नदी थी, तो क्या करती थी जब ये बहती थी तो अपने साथ जलोढ़ बहा करके लाती थी। तो जलोढ़ जब बहा करके लाती थी तो नवंबर से लेकर के नवंबर में क्या करते थे ये लोग? बुआई करते थे और जाकर के अप्रैल में फसलों को काट लिया करते थे।
जैसा यहां पे हो रहा था ऐसा मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हो रहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता टाइग्रिस और दजला फरात, जो नील, आपने देखा होगा मिस्र को नील नदी की दैनी कहते हैं, क्योंकि नील नदी के द्वारा इतनी छोटी छोटी, नील नदी में ही इतनी छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं कि उन्हीं नहरों के माध्यम से ही मिस्र में, जैसे वर्तमान अपन लोग इजिप्ट नाम देते हैं, पूरी सिंचाई होती है, बेहतरीन गेहूं होता है वहां पे, बहुत अच्छा उत्पादन करता है वो। तो वहां पर जो उत्पादन के लिए प्रमुख कारक है वो नील नदी ही है। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो जितने भी यहाँ पे नगर थे, परिपक्व नगर थे, वहां पर जितनी भी कृषि हो रही थी उसके लिए सिंधु नदी घाटी या सिंधु नदी ही उत्तरदायी थी, क्योंकि उसके द्वारा जलोढ़ बहा करके लाई जाती थी, नवंबर में बुआई होती थी, है ना। और जनरली ये सब मानसून पर आधारित खेती थी, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार की ना तो नहरें थी, ना तो किसी प्रकार की और अन्य व्यवस्थाएं थी सिंचाई के लिए। तो नवंबर में बुआई करते थे, अप्रैल में इसकी कटाई कर लेते थे। अब प्रश्न ये आता है कि भाई जब ये लोग खेती करते थे तो अब खेती कैसे करते थे? आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता तो एक कांस्य युगीन सभ्यता है, यहां पे अधिकतर कांसे का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए इसे नाम देते हैं अपन लोग कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो लोहे का आविष्कार तो अभी तक कुछ हुआ नहीं था, तो फिर ये लोग खेतों की जुताई कैसे करते रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो सामने है। तो यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि देखो, यहां पे ना तो किसी प्रकार के हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ना तो किसी प्रकार के फावड़े के। फिर भी माना जाता है कि हो सकता है कि ये लकड़ी की खुरचनियों के माध्यम से धीरे धीरे बीजों को बोते रहे हो, उसी के माध्यम से खेती करते रहे हो। ठीक है, तो एक बात आपको यहां पे स्पष्ट हो गई। अब बुआई के बाद अब यहां पे प्रश्न उठता है फिर ये किस चीज की खेती करते रहे होंगे। तो आपको पता है कि यहां पे सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिलता है वो मिलते हैं गेहूं के, फिर मिलते हैं जौ के, जौ के बाद कपास, सरसों, ठीक है ना, और चने के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये इन सारी चीजों की खेती सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। कोई डाउट, कोई प्रश्न? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने कृषि की बात करी, कृषि को पूरे तरीके से हमने समझा कि कृषि कैसे करते थे वो लोग, सिंचाई कैसे होती थी उन लोगों की। अब आपको यह भी पता है कृषि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कारक भी इसमें जुड़ा हुआ है, और उस कारक का नाम है पशुपालन। क्योंकि आज नहीं, आज भी आप देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, यदि कोई किसान है, यदि उसके पास 2-4 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़ जमीन है, तो वो 2-4 भैंस जरूर रखता है। तो जो पशुपालन है ये कृषि के अंतर्गत ही एक अंतरक्रिया है, जो किसान की आय बढ़ाने का एक प्रमुख स्रोत भी है। तो उस समय भी कृषि के साथ साथ पशुपालन अस्तित्व में था, लोग बाग पशुपालन से परिचित थे और अच्छे तरीके से पशुपालन कर भी रहे थे। तो हमारा जो अगला पॉइंट होने वाला है वो पशुपालन पर ही होने वाला है। अब पशुपालन की बात कर लें तो पशुपालन में माना जाता है कि जो हड़प्पावासी थे, हड़प्पावासी लोगों के जो प्रिय पशु होते थे, है ना, वो लोग भेड़, गाय बैल, भेड़, बकरी, सुअर और एक सांड, विशेष प्रकार का सांड, कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला सांड भी वो लोग पालते थे। ठीक है ना, तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर और कुंवर वाला सांड। अब आप बोलेंगे सर घोड़ा, ये घोड़ा का जो प्रसार हुआ है इसमें क्या है, थोड़ा सा संदिग्ध है। कई इतिहासकार मानते हैं कि घोड़ा उस समय अस्तित्व में आ गया था 1750 के बाद, या 1750 जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, तो जस्ट जब ही घोड़े का प्रसार हुआ भारत में, या सिंधु घाटी सभ्यता में जब ही उसकी एंट्री हुई। तो केवल आपको पता है एक जगह से ही घोड़े के पांत या घोड़े का जो अस्थि पंजर है वो प्राप्त होता है, उसके बाद कहीं भी घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते। इसलिए जो घोड़े का प्रवेश है वो संदिग्ध है, कोई इसका प्रमाण नहीं है कि घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में पर्याप्त मात्रा में, या कह सकते हैं
ठीक है। तो घोड़ा में पर्याप्त विवाद है ना। तो घोड़े को जनरली अपन को मान के चलना है कि ये घोड़ा अस्तित्व में नहीं था। अब घोड़े का जो प्रसार है, घोड़ा कैसे आया, इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे अपन लोग कि घोड़ा आया कैसे, भारत कैसे आया घोड़ा, कहाँ सबसे पहले पाया गया, तो इसके ऊपर पूरी चर्चा रहेगी। वो अलग लेक्चर अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद पशुपालन में हमने आपको बताया ये लोग मुख्य रूप से उनका पेशा था। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, और पशु के बाद हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ का शिल्प कैसे था। शिल्प और या कह सकते हैं हस्तशिल्प। शिल्प कला, ठीक है ना। तो जब हम शिल्प कला की बात करें तो शिल्प तो आप लोग जानते ही हैं, दस्तकार लोग, दस्तकार वर्ग, सुनार, लोहार, बढ़ई, ये सब शिल्पकार के अंतर्गत ही आते हैं। यहां पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारिता किस प्रकार थी। देखो, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कांसा होता था, कांस्य युगीन सभ्यता थी। परंतु यहां से जितने भी हमें उपकरण मिले हैं, हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, जितनी सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, उसमें एक बात के निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि ये सारी की सारी चीजें कांसे से मिलकर नहीं बनी है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसा इसमें था, परंतु कांसे के साथ साथ इसमें टिन और तांबा भी था। इन 3 प्रकार की धातुएं थी इसमें। जितने भी हमें वहां से हथियार औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, इन सारी चीजों में कांसा, टिन, तांबा, ये इसमें इंक्लूड था। पहली बात समझेगा आप लोग। तो हड़प्पा सभ्यता में आप देखो, चाहे जो भी हमें, अब खैर यहां पे एक प्रश्न भी उठता है, अब लाजिम सा प्रश्न है कि कांसा, टिन, तांबा, तो इसे शिल्पकारिता के मामले में हम इसे अशुद्ध बोलेंगे। मतलब यहाँ पे शिल्प कला जो थी बहुत अशुद्ध थी, प्योरिटी नहीं थी इसमें, अशुद्ध शिल्प कला थी। संभवतः हो सकता है कि जो तांबा आया हो वो कुछ बस्तर की खानों से आया हो सकता है जो कांसा हो वो आपका सिंधाना खेतड़ी, है ना, राजस्थान में पड़ता है, सिंधाना खेतड़ी की खान से आया हो, है ना। तो कांसा और तांबा दोनों चीजों की वहां पे प्रचुरता है, ठीक है ना। इसके बाद जो टिन है, संभवतः माना जाता है टिन जो अपन लोग इंपोर्ट करते थे वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। इन तीनों चीजों को मिला करके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बना करके विभिन्न प्रकार के हम लोग उपकरण बनाते थे, बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे। अब यहाँ पे हमें एक बात देखना है कि आखिर औजारों में, इन हथियारों में हम कौन कौन सी चीज प्रयोग में लाते थे, कौन कौन सी चीज हम उसमें प्रयोग करते थे। तो देखेंगे जो हम प्रयोग करते थे उसमें हम लोग बर्छी बनाया करते थे, बर्तन बनाते थे, कुछ मोहरें भी मिली हैं, तो बर्छी, बर्तन, मोहरें, कुछ औजार मिले हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग शिल्प कला के अंतर्गत बनाते थे। कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प कला प्रचलित थी, नो डाउट, परंतु उतनी उत्कृष्ट अवस्था में नहीं थी, उतने शुद्ध रूप में नहीं थी, या उतने परिष्कृत रूप में नहीं थी जितनी कि आज हम देखते हैं, या जितनी कि महाजनपद काल के बाद हुई। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक विशेष बात देखी, शिल्पकारिता। शिल्पकारिता के विषय में हमने जाना कि किस प्रकार थी वहां पर, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद जो जानने का प्रयास कर रहे हैं वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं व्यापार के ऊपर, कि आखिर वहां का व्यापार कैसे था। इससे पहले कि हम व्यापार के बारे में जाने, थोड़ा सा पूर्व का अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक टाइमलाइन बना लेते हैं, ताकि आप लोग सीधे बनाते चलिएगा, अपने पॉइंट रफ में नोट करते चलिएगा, है ना, जो जहां से शुरू से अपन ने जो भी पढ़ा है। सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ा?
उद्भव, सबसे पहले उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, है ना। हड़प्पा को पढ़ा हमने, खोज कब हुई, ध्वंसावशेष पढ़े, ठीक है ना। उस समय सर्वेक्षक कौन था, ठीक है ना। और स्टोरी पढ़ी थी उसकी, लाहौर टू कराची वाली। ये सारी चीजें हमने इसमें सामान्य परिचय में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में हमने पढ़ा कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। पश्चिमोत्तर मतलब पाकिस्तान और इंडिया के कुछ भागों में। हमने आपको बताया था कि कौन कौन से राज्य हैं, तो राज्य में हमने बताया था पाकिस्तान के 3, एक तो पंजाब, पंजाब के बाद सिंध, बलूचिस्तान। इसके बाद भारत में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र। हरियाणा में भी इसके अवशेष मिले तो हरियाणा भी लिख लीजिए, बनवाली वहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने यहाँ 7 राज्य अपने यहाँ हो गए, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज और यहाँ से कई बार फैक्ट बनते हैं, इसका विस्तार। तो इसका हो गया नॉर्दर्न पॉइंट, ये हो गया इसका वेस्टर्न पॉइंट, ये हो गया इसका साउथ पॉइंट, ये हो गया इसका ईस्ट पॉइंट। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल, ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नाम क्या है उसका, उसका नाम है दाइमाबाद। आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर इसका सबसे पूर्वी स्थल है वेस्टर्न यूपी में है, मेरठ जिला है, स्थल का नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर। कौन सी नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। खैर जितने भी स्थल हैं हमारे 7 तो जैसे परिपक्व स्थल हैं, इन पर सेपरेट से अलग से चर्चा होगी। इन सारे जैसे चाहे वो आपका हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, बनवाली हो, कालीबंगा हो, या फिर आपका लोथल हो, रंगपुर हो, मादर हो, सॉरी मादर नदी के तट पर स्थित रंगपुर, चाहे वो आपका धौलावीरा हो, सुतका गेंडोर हो और आपका चहुंदड़ो हो, जितने भी आपके हैं, जितने भी मुख्य स्थल हैं परिपक्व नगर की श्रेणी में आते हैं, जहां से भी जो कुछ अपन को मिला है उनके लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर रखेंगे, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया। एक एक को अपन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, एक एक को फिर उसके लिए एक अलग से लेक्चर लाएंगे, उसमें पूरे उन स्थलों को पढ़ेंगे। ये तो पूरा कंसेप्ट बिल्ड करने वाला है, आपके दिमाग में हड़प्पा सभ्यता के प्रति एक अप्रोच बने, आपके दिमाग में एक प्रकार का कंसेप्ट जाए, इसलिए पूरा ये लेक्चर शूट किया जा रहा है, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना। जितने भी आपके प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दें, जहां भी डाउट हो, जहां भी आपको लग रहा हो कि इसको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए तो उसको और अलग से क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो अपन ने इसमें ये चीज देख ली थी, ठीक है ना, तो इसको मिटा देते हैं। तो भौगोलिक स्थिति अपन देख चुके थे। फिर इसके बाद देखा अपन ने नगर नियोजन, ठीक है ना। नगर नियोजन में हड़प्पा के नगरों को, मोहनजोदड़ो के नगरों को पढ़ा, नगरों की व्यवस्था पढ़ी अपन ने, कैसे थे नगर, नालियों को जाना, वहाँ के घरों को जाना, ग्रिड प्रणाली यानी समकोण पर सड़कें कैसे काट रही हैं, वहाँ पे किस प्रकार से स्नानागार बने थे, वहाँ पे किस प्रकार से अन्नागार बने हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पे नगर नियोजन में सीखी। इसके बाद नगर नियोजन के बाद हमने पढ़ा है, ठीक है ना, नगर नियोजन के बाद हमने जो पढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है ना, वो देखी थी कृषि। तो कृषि देखी हमने, कृषि के बारे में बताया कि कृषि कैसी थी, वहां पे पूरी चर्चा हुई। कृषि के बाद हमारी चर्चा हुई थी पशुपालन, कृषि पशुपालन दोनों हो गए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट हेडिंग अपनी डाली है व्यापार। तो जनरली बचा क्या है, अब बचा है व्यापार, ठीक है ना। व्यापार के बाद फिर हम थोड़ा सा माप तौल में आएंगे और अन्य चीजों पर आएंगे। तो
इसके लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर लाया जाएगा, है ना। ये एक हिसाब से इसका भाग 1 है जिसमें सारी चीजों को समझाया गया है। इसके बाद एक सेपरेट लेक्चर आएगा नगरों के ऊपर, हड़प्पा के ऊपर, मोहनजोदड़ो के ऊपर, लोथल के ऊपर, बनवाली के ऊपर, कालीबंगा के ऊपर, है ना। इन सारी के ऊपर एक लेक्चर आएगा और उसके बाद आएगा एक यहाँ की व्यवस्थाओं के ऊपर, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वो पूरा मेंस का पार्ट है, ये पूरा प्रीलिम्स का पार्ट है ना। इन सारी चीजों को एक दूसरे को हम लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आशा है कि आपने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो हमसे जुड़े रहिए, अपने सवालात लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजते रहिए। और जो चर्चा है हमारी ये इतिहास के ऊपर, ये पूरी अभी कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा सा टफ भी है टॉपिक, है ना। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत सरल टॉपिक है ये, है ना। थोड़ा टफ भी टॉपिक है, पूरा एक एक चीज बेसिक से लेनी पड़ती है इसमें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, प्रॉपर अपने नोट्स में उस चीज को लिखा होगा, टाइमलाइन बनाई होगी जैसे कि हमने आपको बताई है। फिर अगले लेक्चर में फिर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा इसके आगे का। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।